कल की जो डिस्कशन थी वो हम लोगों ने 2 सर्कल्स इन ए प्लेन तक कर ली थी, राइट? यस। तो उसमें आगे चलते हैं, कॉमन कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स। अगर आपको कोई भी 2 सर्कल दिए गए हैं, ये कॉमन कॉर्ड हमेशा कौन से केस में बनेगा? केस नंबर 3, जिसमें सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। सिर्फ उसी उसी केस में बन के आएगा और कभी नहीं बन के आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑटोमेटिकली बात केस 3 की हो रही है। केस 3 अगर होगा, 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उस केस में उनका कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगा? तो ये उनका कॉमन कॉर्ड आएगा। तो कॉमन कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो सीधा सीधा कैसे मिलती है? मान लीजिए ये S1 इक्वल्स टू 0 सर्कल है, ये S2 इक्वल्स टू 0 सर्कल है, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होती है? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, दोनों सर्कल का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। यस। तो इस इक्वेशन को सीधा सीधा एज इट इज याद रखेंगे। और इसमें सर्कल जो S1 है, सर्कल जो S2 है, इन दोनों के जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इन्हें 1 बना लेना है। वन। देखिए, अगर ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मान लीजिए अलग अलग होते हैं, इसके मान लो 2 2 है, इसके मान लो 1 1 है, तो इनका सब्ट्रैक्शन करोगे, फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म बचे रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि ये जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 कब होगी? ये लाइन तो तभी बनेगी ना जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म खत्म हो चुके होंगे, अकेले एक्स अकेले वाई वाले टर्म ही प्रेजेंट होंगे या कांस्टेंट, ठीक है ना? तो उसके लिए जरूरी है कि आप S1 S2 दोनों सर्कल्स के जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हैं वो 1 1 बना लें, फिर सब्ट्रैक्शन करें। ओके? अब इसमें नेक्स्ट जो बात रहती है, ये तो हुई इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कई क्वेश्चंस में हमें लेंथ के बारे में बात बोल दी जाती है। तो लेंथ अगर निकालनी है तो ये कंसेप्ट जो है वो बेसिकली लेंथ ऑफ कॉर्ड का कंसेप्ट में कन्वर्ट हो गया ना। एक कॉर्ड की लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी होती है? अगर उसके उस लाइन की इक्वेशन पता है और सर्कल की इक्वेशन पता है, कैसे निकालनी होती है? दोनों में से कोई भी एक सर्कल उठा लो, उसका सेंटर पिक कर लो, सेंटर से उस लाइन का मतलब इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे। यस सर। यस सर। पहले O2M निकाल लेना, रेडियस पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा के ये भी निकाल लेना, यस। यस सर। ठीक है ना? तो बेसिकली ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ O2A का स्क्वायर माइनस O2M का स्क्वायर बन जाएगा। या फर्स्ट सर्कल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, सेकंड के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैंने यहाँ पे सेकंड के रिस्पेक्ट में करके दिखाया है, अगर आप चाहते तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, ठीक? और इस कॉमन कॉर्ड की खास बात क्या होगी? ये कॉमन कॉर्ड आपके O1 O2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक होगा ऐसा? यस सर। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खासकर कॉमन कॉर्ड के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो है जी कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करे, तब क्या होगा? मान लीजिए ये एक बड़ा सर्कल है जो इस छोटे सर्कल के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा? कॉमन कॉर्ड डायमीटर होगा छोटे स्मॉल कॉमन सर्कल कॉर्ड छोटे सर्कल का स्मॉल सर्कल
स्मॉलर सर्कल का डायमीटर। डायमीटर। तो if one circle bisects the circumference of another circle, circumference, सेकेंड सर्कल, उस केस में क्या होगा? कॉमन कॉर्ड will be the diameter of smaller circle. तो कई बार इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होता है कि सरकमफेरेंस बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर कॉमन कॉर्ड आपने क्या कराना है? छोटे सर्कल के सेंटर से पास करा देना। इसमें एक पॉइंट तो ये बन ही गया। दूसरा पॉइंट क्या है? कई बार मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ के बारे में बात करी होती है, मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड लेंथ। मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड लेंथ कितनी होगी? क्या होगी? सर छोटे सर्कल का डायमीटर। छोटे सर्कल के डायमीटर के बराबर। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, बिल्कुल ठीक, जो सेम ही चीज है, ठीक है ना। जो बड़ा सर्कल है वो छोटे सर्कल के कोई सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करेगा, तभी मैक्सिमम कॉमन कॉर्ड लेंथ मिलेगा, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको जरूर याद रखिए। इसका कॉमन कॉर्ड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही वाले 2 पॉइंट है। अदरवाइज बाकी है तो सिंपली कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालना, लेंथ निकालना, वो सब कंसेप्ट तो सिंपल ही कंसेप्ट है और उन्हीं का एप्लीकेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दो सर्कल्स के बीच में एंगल निकालना है। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कि जो इनका टेंजेंट ड्रॉ करके उनके टेंजेंट ड्रॉ कर लो दोनों सर्कल पे, और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। और जब दो सर्कल होते हैं तो दोनों ही पॉइंट पे जो एंगल मिलता है वो दोनों सेम मिलता है, तो इसलिए हम लोगों को अलग अलग से डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, आपको दूसरे का भी वही आंसर मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे हमने बात किया दोनों टैंजेंट्स के बीच का एंगल, तो बेटा अगर दोनों नॉर्मल्स के बीच के एंगल की बात करें तो भी तो सेम ही होगा ना। यस ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप दोनों टैंजेंट बना के उनके बीच का एंगल निकालते हो, तो वहां पे उस टैंजेंट वर्ड की जगह मैं नॉर्मल भी बोल दूं तो भी सेम ही बात होगा। इट इज द एंगल बिटवीन द tangents or normals at the point of intersection on both curves, या वो कर्व्स की जगह सर्कल्स बोल देंगे। यहाँ पे सर्कल की बात चल रही है तो सर्कल्स लिख देंगे, अदरवाइज किसी भी रैंडम कर्व के लिए ऐसा ही होता है ना। अगर एक पैराबोला एक सर्कल होगा तो भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन यही रहती है ना। तो ये एंगल जो है, तो इसलिए मैंने बोथ कर्व्स लिख दिया, तो उसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये भी सारे के सारे कवर हो जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल के केस में हमारे पास ये एंगल निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला क्या होता है जी? ये फॉर्मूला आपने जरूर याद रखना है, कोसाइन रूल सर। कोसाइन रूल से निकलता है वो फॉर्मूला, सीधा सीधा याद रखिए। ये फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फॉर्मूला है क्या? cos थीटा इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। व्हाट इज d? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है
अगर दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है, यस सर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है, राइट? आप दोनों सेंटर्स के, उनके सेंटर्स आपको पता होंगे, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए, दोनों के रेडियस निकालिए और ये फॉर्मूला लगा दीजिए, एंगल आपको मिल जाएगा। अब जब एंगल की बात आती है तो ज्यादातर तो देखो हम लोग एक्यूट एंगल की ही बात करते हैं। दोनों दो टैंजेंट के बीच का एंगल, देखो दो लाइंस के बीच के एंगल हमेशा क्या बनते हैं, दो एंगल बनते हैं ना, एक एक्यूट होता है, अगर ये थीटा है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा। तो दो लाइंस के बीच का एंगल मतलब दो टैंजेंट्स के बीच का एंगल हमेशा दो एंगल बन के आते हैं जी, एक नहीं दो बन के आते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो ज्यादातर तो हम लोग एक्यूट की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे चाहे ये एंगल थीटा निकालना पड़ता, चाहे इसको थीटा बोल देते तो बात एक ही होती। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी हम लोग फिर ऐसा ही लिखते हैं कि भी मॉड ही लगा देते हैं, एक्यूट एंगल ही बताते हैं। ओके, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो सर्कल आपको दिए गए हैं, उनका बीच का एंगल निकालना है, तो उसके लिए तो ये फॉर्मूला ही यूज होगा, इसमें और ज्यादा कोई बारीकी होगी नहीं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला केस इसमें बन के आता है वो कौन सा बनता है? ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ऑर्थोगोनल सर्कल में क्या होगा, ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री। तो कोई दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या बन जाती है? R1 प्लस R1 R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर। देखिए, ऑर्थोगोनल सर्कल होने के लिए यही एक कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं। अब इसी कंडीशन को दूसरे फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, दो अलग अलग नहीं है, सिर्फ फॉर्म अलग है। फॉर्म में क्या कि अगर तो आपको ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड डिस्टेंस तो आप इसको यूज करेंगे। अगर ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन लिखनी है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में तो हम लोग दूसरा वाला कंडीशन यूज करेंगे। दूसरा वाला कंडीशन होता क्या है, 2g1g2 प्लस 2f1 F1 f2 F2 C1 plus C1 plus C2। और ये g1 g2 है क्या, मान लीजिए फर्स्ट सर्कल का जनरल इक्वेशन ऐसा है, सेकेंड सर्कल का जनरल इक्वेशन ऐसा है, ये है जी g1 g2 f1 f2 c1 c2। तो दोनों चीजें सेम है। देखो आपको दोनों लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है, बस फॉर्म का फर्क है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर रेडियस के टर्म्स में बातें लिखी गई हैं क्वेश्चन में तो आप ये वाली फॉर्म यूज करके ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाएंगे। और अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के रिस्पेक्ट में चीजें दी गई हैं तो आप सेकेंड वाली इक्वेशन यूज करके आप ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है ना, कंडीशन एक है, दो नहीं है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल का जो केस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में 2019 में। और उसमें जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था वो क्या था, वो जो थर्ड पॉइंट अभी हम लोग लिख रहे हैं उसके बारे में है कि ऑर्थोगोनल सर्कल के केस में होता क्या है कि ये जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट ऑन, मान लीजिए ये सेकंड सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है, तो सेकंड सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट मिलेगा वो कहां से पास करेगा, उसके दूसरे सर्कल के फर्स्ट सर्कल के सेंटर से पास करेगा। एंड सिमिलरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट बनेगा वो कहां से पास करेगा, सेकंड सर्कल के सेंटर। सेकंड सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो ऑर्थोगोनल सर्कल के केस में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करता है। इन केस ऑफ, तो उसको लिख लेते हैं, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल्स tangent at the point of intersection
always passes through tangent to one circle at the point of intersection, always passes through the center of another circle. अगर आप फर्स्ट सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो वो सेकंड सर्कल के सेंटर से पास करेगा, अगर आप सेकंड सर्कल के पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो फर्स्ट सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो ऑर्थोगोनल सर्कल के केस में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसका भी यूज हो जाता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी हुआ। अब यहां तक बेटा जो जितनी भी बातें हमने करी हैं, जो कल की क्लास में पढ़ा, जो आज की क्लास में पढ़ा है, ये सारा का सारा आपका मेंस में है। इसमें से कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है, ये सारी की सारी बातें मेंस में है। अगर आप शायद मैंने आपको कल भी क्लास में बोला था कि जो आपका मेंस का सिलेबस वो लिखते हैं वो बहुत ही कंसाइज वे में लिखा होता है, तो इसलिए आप उसको रेफर ना करें, उसकी बजाय बेटर मेथड क्या है कि भाई मेंस में क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें चेक करो कि किस किस कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो ऑर्थोगोनल सर्कल आपका लिखा ही नहीं हुआ, टू सर्कल्स इन ए प्लेन लिखा ही नहीं हुआ, जबकि वो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां तक जितनी भी बातें हैं उनके ऊपर रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। इसके आगे की जो चीजें हैं उनके ऊपर मेंस में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप एडवांस के पर्पज से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है वो देख लेते हैं। मेनली इसमें दो ही कंसेप्ट रह गए हैं, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स और एक रेडिकल एक्सिस। तो ये चीजें आप एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल में क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल में भी हमने 5 केसेस डिस्कस किए हुए हैं। पहला केस क्या है कि अगर आपको कोई दो सर्कल दिए गए हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट दो मिल रहे हैं, तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट, मान लो ए बी हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो दो मिल रहे हैं उनसे पास होने वाले सारे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो इन दो पॉइंट से पास होने के लिए आपको एक नहीं इनफाइनाइट सर्कल्स की पॉसिबिलिटी है, तो उन इनफाइनाइट सर्कल्स की कॉमन इक्वेशन क्या बनेगी। अगर ये S1 इक्वल्स टू 0, ये S2 इक्वल्स टू 0 है, तो उन सारे क्वेश्चंस सारे सर्कल की कॉमन इक्वेशन क्या होगी बेटा, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल्स टू 0। इसमें लैम्डा -1 ना हो, लैम्डा -1 हो जाएगा तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के टर्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फिर वो सर्कल नहीं रहेगा। और वैसे भी आप जानते हो अगर लैम्डा -1 हो गया तो S1 माइनस S2 बन जाएगा, फिर वो कॉमन कॉर्ड रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, राइट। तो लैम्डा -1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ मर्जी हो जाएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि S1 S2 आपने x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 बनाए हैं, सेम बनाए हैं, इसीलिए -1 लिखा गया है। अगर यही अलग हो जाएंगे फिर वो लैम्डा -1 नहीं रहेगा, फिर कुछ और बन जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला ही, आप हमेशा हैबिट बना लो कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर 1 ही हो, 1 ही बना लो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अगर किसी के ऊपर वो 1 बनाना जरूरी है वो भी उसमें कवर हो जाएगा, अगर किसी के ऊपर 1 बनाने की कोई जरूरत नहीं है तब भी वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहला केस है कि अगर कोई सर्कल दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ये डॉटेड सर्कल है थर्ड सर्कल, जो कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसकी कॉमन इक्वेशन क्या होगी, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल्स टू 0। अब उन इनफाइनाइट सर्कल्स में से अगर कोई एक यूनिक सर्कल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको कुछ थर्ड इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, और उसकी हेल्प से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल के आप सर्कल की इक्वेशन निकाल दो। इतना क्लियर है। फैमिली ऑफ सर्कल में दूसरा केस क्या था,
एक सर्कल दिया गया है, एक लाइन दी गई और है। तो इस लाइन और इस सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट जो दो मिल रहे हैं, उनसे पास होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन निकालनी है। तो अगेन इन दो पॉइंट से पास होने के लिए एक नहीं बहुत सारे सर्कल्स मिलेंगे, उन सारे सर्कल्स का एक कॉमन इक्वेशन क्या हो जाएगा, s प्लस लैम्डा है। और इन इनफाइनाइट सर्कल्स में से कोई एक यूनिक सर्कल निकालना होगा, तो उसके लिए एक थर्ड इंफॉर्मेशन दी गई होगी, तो उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप लैम्डा निकाल के उस सर्कल की इक्वेशन निकाल देंगे। ओके, क्लियर है इतना? Yes. Yes, sir. थर्ड केस है कि अगर एक सर्कल दिया गया है और एक लाइन दिया गया है और ये सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अब अगर आपने कुछ ऐसे सर्कल्स निकालने हैं जो कि इस लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करें, इस सर्कल को और इस लाइन को इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करें, तो उससे भी अगेन एक नई इनफाइनाइट सर्कल्स की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो इन इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी? अगेन सर्कल को s इक्वल्स टू 0, लाइन को l इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0 होगा। नॉर्मली फैमिली ऑफ सर्कल्स में हमें पहले दो केसेस तो याद रहते हैं, क्योंकि इनको समझना आसान है, हमें वो याद भी रहते हैं, अप्लाई करना भी हमें याद रहता है। थर्ड जो केस है वो हम लोग कई बार भूल जाते हैं। हम लोगों को अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग को पॉइंट निकालने का ट्राई करने लग जाते हैं, कुछ कुछ और इक्वेशंस बनाने का ट्राई करते हैं। तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड केस जो है फैमिली ऑफ सर्कल का, उसको याद रखना है। सिमिलरली फोर्थ केस क्या है, उसमें आपको दो पॉइंट सीधे सीधे दिए हुए हैं और इनको भी हम लोग याद ज्यादा यूज करते नहीं है, इसीलिए ये भी भूल जाते हैं कि मान लो आपको दो पॉइंट दिए हैं ए एंड बी और आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। तो अगेन इन दो पॉइंट से पास होने के लिए एक नई इनफाइनाइट सर्कल्स हमें मिल जाते हैं। तो उन इनफाइनाइट सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का डायामीटर वाला सर्कल निकाल लेते हैं। ए और बी से पास होने वाला, जिसमें ए बी डायामीटर होगा, वो वाला सर्कल निकाल लेते हैं। वो सर्कल निकालना हमारे लिए बहुत ईजी होता है। और फिर ए बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो जब हमने ये डायमीटर वाला सर्कल निकाल लिया, ये लाइन निकाल दिया, अब इन दो पॉइंट से पास होने वाले उन सारे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो ये ऑटोमेटिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेकंड केस में सेकंड केस में कन्वर्ट हो गया, जिसमें हमें एक सर्कल पता था, एक लाइन पता थी, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल निकालने। तो इस तरीके से जो फोर्थ केस है वो सेकंड केस में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब डायमीटर वाला सर्कल क्या होगा, x माइनस x1 माइनस इंटू x माइनस एक्स x2 माइनस एक्स टू प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन की इक्वेशन। ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो भी लिख देते हैं, y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। तो ये लाइन की इक्वेशन इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन निकाल लिया जो कि इन दो पॉइंट से पास हुए। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज करते नहीं, इसलिए हम लोग ये भी भूल जाते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फिफ्थ वाला केस है, इसको भी हम लोग क्वेश्चंस में कम यूज करते हैं इसलिए भूल जाते हैं। वो है क्या, आपको एक लाइन दी गई है और उसके ऊपर एक पॉइंट दिया गया है, आपने वो सारे सर्कल्स निकालने हैं जो कि इस लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करें। तो अगेन ये केस है कौन सा, ये थर्ड जैसा केस ही है। ओके, तो हमें एक लाइन दी गई है, इसके ऊपर एक पॉइंट ए दिया गया है x1 y1।
तो उन सारे सर्कल्स की इक्वेशन जो कि इस लाइन को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेंगे, उन सारे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी कि आप क्या करते हो, आप इस ए पॉइंट को यूज करके पॉइंट सर्कल निकाल लेते हो, तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन मिल गई और ए लाइन की इक्वेशन मिल गई, और ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, थर्ड केस में कन्वर्ट हो गया थी। तो एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0 करके उन सारे सर्कल की इक्वेशन मिल जाती है। तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। L. तो ये काफी जगह पे यूज हो जाता है, मैं आपको इसका एप्लीकेशन भी बताता हूँ। एक सिंपल सा चीज है, मान लीजिए एक पैराबोला है, पैराबोला के में है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला पैराबोला, ठीक है, इसमें मान लो ये 1,2 वाला पॉइंट है। आपने एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैराबोला को 1,2 पॉइंट पे टच करे। तो इस पैराबोला को 1,2 पे टच करने वाले एक नहीं इनफाइनाइट सर्कल होंगे, तो उन इनफाइनाइट सर्कल की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, वो कैसे निकाली जाएगी? आप क्या करोगे, आप पैराबोला के इसी Tangent. टैंजेंट की इक्वेशन निकाल लोगे। Yes. पैराबोला के इसी पॉइंट के ऊपर आप टैंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, जो कि इजीली निकाली जा सकती है। जैसा कि हम जानते ही हैं, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन से रिप्लेस करके एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करके ये हमें इक्वेशन मिल गई है। ठीक, तो अब हमें, जब हमने ये टैंजेंट निकाल लिया, ये पॉइंट पता है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, केस नंबर 5 में कन्वर्ट हो गया। Yes. क्योंकि यही जो टैंजेंट होगा, जो पैराबोला के ऊपर टैंजेंट है, वो सर्कल के ऊपर भी तो टैंजेंट होगा एट सेम पॉइंट, ठीक है ना। अगर इस सर्कल ने इस पैराबोला को 1,2 पे टच करना है, तो मतलब जो टैंजेंट आपने 1,2 पे पैराबोला पे निकाला, वही टैंजेंट सर्कल के लिए भी होगा। तो हमारे लिए क्वेश्चन ये केस नंबर 5 में कन्वर्ट हो गया, जिसमें इस सर्कल की जनरल इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंबाइंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, जो इनफाइनाइट सर्कल्स की पॉसिबिलिटी है कि x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो उन सारे सर्कल की कंबाइंड इक्वेशन जो कि पैराबोला को 1,2 पे टच करेंगे। अब वो उसमें से अगर कोई यूनिक सर्कल निकालना है, तो उसके लिए आगे कोई ना कोई और इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और आगे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ये जो अगेन मैंने पहले कंसेप्ट में ही बोल दिया, फैमिली ऑफ सर्कल में एडवांस के लिए ही है। फैमिली ऑफ सर्कल पे मैं ना मेंस में मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये भी आपका एडवांस में ही लगेगा, और मेंस में तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एडवांस की बातें हैं सारी की सारी, लेकिन एडवांस के लिए ये जरूरी है। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ तक सबको सारी बातें समझ में आ गई हैं? किसी में कोई दिक्कत, फैमिली ऑफ सर्कल या उसके पहले जो भी चीजें पढ़ी है हमने आज की क्लास में? समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। जो लास्ट टॉपिक है बेटा सर्कल चैप्टर में, रेडिकल एक्सिस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी, इसके ऊपर भी कोई भी क्वेश्चन मैंने मेंस में देखा नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालनी है, वो वैसे ही सिंपल सी होती है, तो वो भले ही याद रख लो, वो है ना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर याद रख लेंगे तो कोई बड़ा हार्म नहीं है, याद रखना टफ नहीं है। लेकिन रेडिकल एक्सिस की जो प्रॉपर्टीज है, उतनी इन डेप्थ की जरूरत नहीं है फॉर मेंस। सबसे पहली बात, रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है?
डेफिनेशन है कि मान लीजिए आपको दो सर्कल दिए गए हैं, एक S1 इक्वल्स टू 0, एक S2 इक्वल्स टू 0। तो आप एक ऐसा पॉइंट निकालना चाह रहे हो या वो लोकस ऑफ पॉइंट निकालना चाह रहे हो जिससे मान लीजिए ये उसका रिजल्ट रेडिकल एक्सिस बन के आया। तो ये रेडिकल एक्सिस ऐसी लाइन होगी जिसके ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट से अगर मैं दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट from any point on radical axis is same on both surfaces। इस रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट से अगर आप दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट लेंथ बराबर होगा। तो ये रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन को यूज करके हमें इसकी इक्वेशन क्या मिलती है? तो रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन जो है विच इज दोनों सर्कल का सब्ट्रैक्शन करके इक्वल्स टू 0 कर दो। और अगेन यहाँ पे भी S1 S2 के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर क्या होने चाहिए? 1 1 होने चाहिए। तो दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर 1 1 करेंगे तब आप ये सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालनी है वो आप याद रख सकते हो मेंस के लिए भी, है ना। कोई याद रखना कोई टफ नहीं है। तो इतना कुछ चीज आप याद रख लें तो हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए ही है, इसको मेंस के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज में क्या है? सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज में क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी आपको दो सर्कल एक प्लेन के अंदर दिए गए हों तो उनमें एक नहीं 5 केसेस बन के आते हैं। तो पांचों केसेस में क्या क्या सिचुएशन होगी फॉर रेडिकल एक्सिस वो देख लेते हैं। कि अगर ये दो सर्कल दूर दूर दिए हैं दैट मीन्स केस नंबर 1 है, तो उस केस में जो रेडिकल एक्सिस होगा वो आपका इन दोनों के बीच में से पास हो जाएगा और एज सच इसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं होगा। केस नंबर 2 जिसमें दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, उसमें रेडिकल एक्सिस क्या होगा? कॉमन टेंजेंट। जो आप टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हो वही रेडिकल एक्सिस भी होती है। सेकेंड केस में जिसमें दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं उस केस में टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही रेडिकल एक्सिस बन जाता है। क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस का जो फॉर्मूला है विच इज S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 वो सबके लिए पांचों केसेस के लिए सेम है। रेडिकल एक्सिस का जो फॉर्मूला है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 वो पांचों के लिए सेम है। और आप केस नंबर 2 में देखते हो कि S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 ये टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बन के आता है। तो उस वजह से जब दोनों के फॉर्मूले सेम बन के आ रहे हैं तो मैं ये बोल दूंगा कि दोनों जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है, मतलब रेडिकल एक्सिस और टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन केस 2 सेम है। केस 3 जिसमें दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है? कॉमन कॉर्ड बन जाता है। कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस सेम हो जाती है। देखिए कॉमन कॉर्ड के केस में है ना, वैसे हम लोग उतना बारीकी में चलते नहीं है लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कॉमन कॉर्ड सिर्फ इतने सेगमेंट को बोला जाता है, सिर्फ इतने सेगमेंट को कॉमन कॉर्ड बोला जाता है। और बाहर वाले सेगमेंट को क्या बोला जाता है? ये जो बाहर वाला सेगमेंट है ना वो आपका बेसिकली रेडिकल एक्सिस बन के आता है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से तो आप टेंजेंट बनाओगे, ठीक है ना। तो ऑल दो कॉमन कॉर्ड ही आपका रेडिकल एक्सिस है तो है ना उतना खैर बारीकी की जरूरत कभी पड़ती नहीं है।
तो हम लोग कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस सेम ही बोल देते हैं, है ना। रीजन, क्योंकि कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन भी s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 आती है रेडिकल एक्सिस की। तो केस 3 में कॉमन कॉर्ड और रेडिकल एक्सिस सेम हो जाती है। फोर्थ केस में क्या होगा, जिसमें दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है, Tangent. टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वही आपका रेडिकल एक्सिस होता है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम आ रहे हैं। और केस नंबर 5 में कोई ऐसा कोई Radical. रिजल्ट नहीं मिलता, बस इतना है कि रेडिकल एक्सिस आपका ऐसा होगा, बाहर से पास करेगा, दोनों सर्कल के बाहर से पास करेगा। इसका टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड वगैरह इससे कोई लिंक नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी 1 है कि पांचों केसेस में आपके रेडिकल एक्सिस कैसे बन के आएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो रेडिकल एक्सिस है वो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। Radical axis is perpendicular to the line joining both the centers. थर्ड केस क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, उसको बाइसेक्ट करता है। मान लीजिए ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी, तो रेडिकल एक्सिस क्या होगा, उसका ए बी के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मान लीजिए वो एम है, तो वो एम ए बी का मिड पॉइंट बन के आएगा। रीजन क्या है, रीजन क्या होगा कि रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की खास बात क्या होती है, दोनों कि उन पॉइंट्स से बनने Tangent. वाले दोनों टेंजेंट ऑन बोथ द एक्सिस बोथ द सर्कल्स क्या होंगे, सेम। सेम लेंथ के होंगे। तो मतलब m क्योंकि रेडिकल एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो मतलब m पॉइंट भी तो सेम डेफिनेशन फॉलो करेगा। तो m पॉइंट से अगर मैं इन दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाऊंगा तो वो क्या ए बी ही बन के आएगी टेंजेंट, राइट। Yes. तो इस वजह से वो टेंजेंट लाइन बराबर है, तो इसलिए m मिड पॉइंट बन जाएगा। सेम बात ट्रांसवर्स के लिए भी होगा, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ है बेटा, फोर्थ में हम लोग रेडिकल सेंटर के बारे में बात करते हैं। अगर आपको 3 सर्कल दिए गए हैं, 3 सर्कल दिए गए हैं, तो पहले दोनों सर्कल का एक रेडिकल एक्सिस बनेगा, सेकंड और थर्ड का एक रेडिकल एक्सिस बनेगा, फर्स्ट और थर्ड का एक रेडिकल एक्सिस बनेगा। फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड सर्कल का रेडिकल एक्सिस, फर्स्ट और थर्ड का, सेकंड और थर्ड का। तो सबसे पहली बात ये है कि इन तीनों के जो रेडिकल एक्सिस होंगे वो कॉन्करेंट होंगे। मतलब S1 S2 का पेयर बना के जो रेडिकल एक्सिस बनाएंगे, S1 S3 का पेयर बना के रेडिकल एक्सिस, S2 S3 का पेयर बना के रेडिकल एक्सिस, तो तीनों लाइंस आपको मिलेंगी वो कॉन्करेंट होंगी। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, रेडिकल सेंटर कहलाता है। तो रेडिकल सेंटर की बेसिक डेफिनेशन क्या बन जाती है, S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3। एक ऐसा पॉइंट जिसमें S1 S2 बराबर है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें S2 S3 बराबर है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें S1 S3 बराबर है। मोटी मोटी बात, तीनों बराबर है।
फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग रेडिकल सेंटर की बात कर रहे हैं, तो रेडिकल सेंटर की बेसिक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब इसी में रेडिकल सेंटर के ऊपर एक दो प्रॉपर्टी हो और हम लोग देख रहे हैं, तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस रेडिकल सेंटर के बारे में क्या होती है। अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को डायामीटर एज्यूम करके पहले AC को डायामीटर एज्यूम करके सर्कल बनाया, फिर AB को डायामीटर एज्यूम करके सर्कल बना लेते हैं, फिर BC को डायामीटर एज्यूम करके सर्कल बना लेते हैं। तो इन तीनों सर्कल्स का रेडिकल सेंटर क्या होगा? क्या होगा जी? ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC will be same as radical center of all the three circles described on all the three sides of triangle। ट्रायंगल के तीनों साइड्स को डायामीटर एज्यूम करके एज डायामीटर, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को डायामीटर एज्यूम करके जो तीन सर्कल मिलेंगे, उन तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर क्या होगा? ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। क्या ये रीजन जानते हो? क्या ये रीजन सर एक बार बता दो, मेरे को नहीं। रीजन क्या है बेटा? अगर AC को आपने डायामीटर एज्यूम करके जो सर्कल बनाया होगा, तो वो BC लाइन को जहां पे कट करेगा, मान लीजिए ये D पॉइंट है, दिस इज D पॉइंट, वहाँ पे 90। वहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। यस। ये AC डायामीटर है जी, तो AD और DC परपेंडिकुलर होने पड़ेंगे। कहने का ओके मतलब सर, समझ क्या गया। बन गया? ऑल्टीट्यूड बन गया। यस सर। और यही AD कॉमन कॉर्ड भी हो गया। यस सर। मतलब कॉमन कॉर्ड चलो दूसरे सर्कल के लिए कर लेते हैं। कैसे कि सेम सेम बात कि अगर AB को डायामीटर एज्यूम करके जो सर्कल बनाया होगा वो भी D से पास करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इस सर्कल का और इस सर्कल का AD ही क्या बन गया? कॉमन कॉर्ड, और वही रेडिकल एक्सिस। और वही रेडिकल एक्सिस है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस सर्कल का और इस सर्कल का AD ही क्या बन गया जी? रेडिकल एक्सिस बन गया। तो सिमिलरली जब आप B से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे, तो जो E पॉइंट मिलेगा, ये वाला सर्कल और ये सर्कल, ये दोनों सर्कल क्या होंगे? E से पास करेंगे ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बन के आएगा जी। यस सर। तो मतलब जब दोनों सर्कल इससे पास कर रहे हैं, तो मतलब BE ही क्या हो गया? कॉमन कॉर्ड, और कॉमन कॉर्ड ही क्या होती है? रेडिकल एक्सिस होती है। रेडिकल एक्सिस। ठीक है सर। Similarly, ये CF, ये जो ऑल्टीट्यूड मिल रहा है, यही आपका कॉमन कॉर्ड होगा। कौन से सर्कल के लिए? इस सर्कल के लिए एंड इस सर्कल के लिए। तो जब ये कॉमन कॉर्ड है, तो वही कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस हो गया। तो तीनों रेडिकल एक्सिस का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट रेडिकल सेंटर कहलाता है, तो वो ऑर्थो सेंटर ही बन के आएगा। यस। तो ये उसका रीजन। ऑल्दो रीजन अगर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, सीधी सीधी आप बात याद रख लें कि मान लीजिए आपको तीन सर्कल, तीन ट्रायंगल्स पे दिए गए हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे डायमीटर रिज्यूम करके बनाने को बोले गए हैं, और आपसे बोला गया व्हाट इज द रेडिकल सेंटर। तो सीधा सीधा आपका टास्क क्या होगा? उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना। ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या है?
रेडिकल सेंटर में ही। मान लीजिए 3 सर्कल है, तीनों का आपने ये रेडिकल सेंटर कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। तो इस रेडिकल सेंटर से अगर मैं तीनों सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट ही तो क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी ना। क्योंकि ये जो रेडिकल सेंटर है वो पहले S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स टू 0 इन दोनों की रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो मतलब उस सेंटर से फर्स्ट सर्कल पे और सेकंड सर्कल पे जो टेंजेंट बनेगी वो दोनों सेम लेंथ की होंगी, क्योंकि वो रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है इसकी। सिमिलरली यही रेडिकल सेंटर आपका इस वाली रेडिकल एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है, ये सेकंड वाली इसके ऊपर भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से अगर आप दोनों S1 और S3 दोनों के ऊपर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट लेंथ भी क्या होगी, बराबर। तो इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि ये जो रेडिकल सेंटर है उससे तीनों सर्कल्स के ऊपर जो आप टेंजेंट फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, उनके लेंथ बराबर होंगे। तो चलो ये लेंथ तो बराबर हो गए। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि भी मैंने इस रेडिकल सेंटर को सेंटर एज्यूम करके और इतना ये जो जितनी टेंजेंट लेंथ है उतना रेडियस रेडियस। एज्यूम करके अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो वो ऐसा सर्कल होगा। यस सर। 3 सर्कल क्या, रेडिकल सेंटर जो है उसको सेंटर एज्यूम करके और टेंजेंट लेंथ को रेडियस एज्यूम करके अगर मैं सर्कल फॉर्म करता हूं तो ये चौथा सर्कल मिलेगा। और ये चौथा सर्कल होगा क्या, तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा। ऑर्थोगोनल टू ऑल द 3 गिवन सर्कल्स। रीजन क्या है, ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन क्या होती है, एक तो वो कंडीशन तो हमने मैथमेटिकल वे में पढ़ी, दूसरा क्या है डायग्रामेटिकली वे क्या होता है कि टेंजेंट उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट S2 के ऊपर जो टेंजेंट बनाएंगे तो क्या वो इसके सेंटर से पास करता है ना। ठीक है, यस। तो रेडिकल सेंटर के बारे में ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं 3। और लास्ट प्रॉपर्टी जो रेडिकल एक्सिस के बारे में हम करेंगे जी, वो क्या है, अगर आपको ये 2 सर्कल दिए हैं और एक थर्ड सर्कल दिया गया है जो कि इन दोनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो वो उसका सेंटर किसके ऊपर लाई करेगा, ये S इक्वल टू 0 है। तो इस S का सेंटर जो है वो कहां पे लाई करेगा, अगर ये S1 और S2 दोनों को ऑर्थोगोनली कट करे, कहां पे लाई करेगा, S1 S2 से मिलने वाली रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। इफ S इक्वल टू 0 cuts S1 equals to 0 and S2 equals to 0 orthogonally, then the center of S will lie on radical axis of S1 and S2। ये लास्ट प्रॉपर्टी थी जी रेडिकल एक्सिस के बारे में। तो यहाँ पे आपके इस पूरे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट है। अब इस चैप्टर में जो भी पॉइंट रह गया है या कोई दोबारा से समझना है तो आप बोलिए, या आज की क्लास में कुछ चीज नहीं समझ में आया है तो बताइए। ये सारी चीजें मैंने आपको 11th में बताई हुई हैं, तो जो बच्चे तो पुराने हैं उनको सब भी चीजें पता होंगी।
हाँ, उसमें अगर कोई चीज दोबारा से समझने वाली है तो बात अलग है, तो आप बोल सकते हो। जो नए बच्चे हैं, क्या उन्होंने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं पहले? यस सर, थोड़ी बहुत ही पड़ी हुई थी। यस सर। क्या इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो कि पहले नहीं पढ़ी हुई? नो सर सर। रेडिकल सेंटर बस वो रेडिकल सेंटर वाली प्रॉपर्टी नहीं पता थी, वो ऑर्थो ओके पढ़ी हुई थी सर। ओके। जिसने पढ़ी हुई थी समझ में आ गया है, सही है, वेल एंड गुड है। जिसने नहीं भी पढ़ी हुई थी उसको भी समझ में आ गया तो भी वेल एंड गुड है। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो आप बोलिए। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, जो नए बच्चे हैं वो एक बारी पुराने बच्चों से उनके नोट्स लेके इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई भी बात समझ नहीं आई है या अच्छे से प्रॉपर वे में आपके नोट्स नहीं लिखे हुए हैं तो आप उन बच्चों से नोट्स ले लें और एक बार पढ़ लें, फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और नहीं नहीं भी फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप अपना डाउट्स क्लास में आके पूछ लीजिए, ठीक है ना? यस सर। इनमें से कोई भी चीज अगर छूट गई है तो आप बाद में आके भी पूछ सकते हैं। तो कंप्लीट है ये चैप्टर। अब हम लोगों ने डिस्कशन करना है। यस। तो निकालिए बेटा पीडीएफ और बताइए उसमें से डाउट्स। कौन से पेज पे है ये? पेज नंबर बताओगे? 99 पे है पीडीएफ। पेज नंबर 99 पीडीएफ का ना? यस पीडीएफ नंबर 99। स्ट्रेट लाइन। हाँ जी बेटा बताइए इसमें। सर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड को If the pair of lines intersect on the y-axis, then सर इसमें वो पार्शियली डिफरेंशिएट करके वो कर दिया था, दो दो इक्वेशन बनी थी उनको सॉल्व कर दिया था। मैंने भी यही किया था। ओके ये सर उसमें सी की टर्म नहीं आती उसके अंदर। नहीं सर उसमें आ रहा था। देखो, इसको करने का जो बेटर तरीका है वो क्या हो सकता है? सर उससे सर सिर्फ एफ एच इज इक्वल टू बी जी आया था, बाकी कुछ नहीं आया उससे। यस सर, मेरा भी यही आया था। ओके उससे क्या आया था? सर एफ एच इज इक्वल टू बी जी आया था, बाकी कुछ नहीं आया उससे। और डेल्टा तो 0 करना पड़ेगा, तो वहां से क्या? ये भी 0, ये तो 0 होना ही होना, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। ये नहीं थी रोके। यस सर, मैंने भी वो ऐसे लगा कि गिवन ही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो ये वाली कंडीशन भी लगेगी ना? हो जाएगा अभी शायद, या नहीं होगा अभी? हो जाएगा सर। हो जाएगा हो जाएगा हो सर। जाएगा सर। AF स्क्वायर नहीं तो अभी कैसे होगा? ये टर्म खत्म होने चाहिए ना। कौन सा आंसर कौन सा दिया है? सर ए दिया ए। ए ऑप्शन। ए आंसर होने के लिए आपके ABC और AF स्क्वायर वाले टर्म खत्म होने चाहिए थे ना। मतलब BC इक्वल्स टू F स्क्वायर आना चाहिए था। तो क्या वो आ जाएगा यहाँ से? तो वो एक बार इस वे से ट्राई करना, क्योंकि ये डेल्टा इक्वल्स टू 0 होना वाली कंडीशन भी तो होनी ही होनी है ना?
और ये वाली कंडीशन आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आगे थोड़ा सा और रिलेशन वगैरह देखने का ट्राई करना। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, देखिए जब ये दोनों लाइंस आपके y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों का y इंटरसेप्ट सेम हो गया। तो अगर मुझे फर्स्ट लाइन को एज्यूम करना है तो क्या मैं उसे y इक्वल्स टू m1x प्लस सी और सेकेंड लाइन को y इक्वल्स टू m2x प्लस सी मान सकता हूँ? यस सर। तो अब आप क्या करो बेटा, इन दोनों लाइंस का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लो। इसका प्रोडक्ट करके पेयर ऑफ लाइन निकालो, फिर वहां से आप जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है उसका इसके साथ कंपैरिजन कर दो, सबकी वैल्यू आपके m1 m2 c के टर्म्स में आ जाएंगी, और फिर आप ऑप्शन ए को मैच कराओ या सिमिलरली बी एंड डी को। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस सर। तो ये दूसरा तरीका है। अब पहले इसको एक बार ट्राई करके देखना क्या इस वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। 5 तक और कोई डाउट है क्या? 10 तक? सर मेरा 10th में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 आ रहा था। बाकी लोगों का क्या कहना है? ये मेरा भी यही आ रहा था 2x प्लस 2x plus 3y equal to 3। अगर सबका यही आ रहा है फिर तो ठीक ही है। यही आ रहा था सर। A and B are the vertices of triangle ABC. In the center of the triangle whose under this look. हाँ सिंपल ही है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो है ही नहीं। सीधा सीधा C के कोऑर्डिनेट्स को आप h, k एज्यूम कर लेंगे और A आपको दिया है, B दिया है, तो सेंट्रॉइड जो कि G है, G के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? h/3, k/3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करेगा? उस लाइन पे पुट करना है। लाइन पे apply करना है। बिल्कुल 3 आंसर आएगा, है ना, राइट हैंड साइड में। इन्होंने क्या डी आंसर दिया हुआ है? यस 9 की बजाय फिर 3 कर लो उसको। ओके जी, सर मेरा 9th का भी आंसर गलत आ रहा था। यस सर मेरा भी गलत आ रहा था 9th का। 9 का भी ओके। हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आंसर दिया है? सर वो 8th की बात कर रहे हो आप? 9th। सर ओके 9th बोल रहा हूँ सर मैं 9th। If the equation of the locus of the point equidistant from a1 a2 a1 b1 a2 b2, okay, perpendicular bisector is this, then the value of c is सीधा सीधा इक्वेशन ही निकाल लोगे, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आ जाएगी। ये सर इक्वेशन से ना मतलब मैच से नहीं कर रहे थे, इसके फॉर्म में मैच कर रहे थे। सर मेरी a1 माइनस a2 ये सर इस टाइप की फॉर्म आती है। अच्छा, मतलब जो ऑप्शन में दिया है उसी टाइम उसमें से किसी का भी फॉर्म नहीं था, है ना? नो सर। ओके सर कुछ अलग ही आ रहा था। यस चलो, मतलब सबका ये लगा आ रहा है तो फिर तो ठीक ही होगा, सब लोगों का ठीक ही होगा। और क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं कोई टफनेस है या कुछ कोई ट्विस्ट है ना, सीधा सीधा ही है। चलिए आगे चलते हैं। 15 तक और कोई डाउट? 20 तक? 25 तक? सर 24 बता दो। इसमें जैसे आप पेयर ऑफ लाइंस के कुछ कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला है पेयर ऑफ लाइंस मेंस के सिलेबस में नहीं है। मैंने आपको पहले भी 2 बार बोल दिया है, आज फिर से एक बच्चे ने पूछा है भाई पेयर ऑफ लाइंस। मैंने आपको क्या बोला है, मेंस में पेयर ऑफ लाइंस वैसे तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक बेसिक चीजें हैं बेटा वो कर लेना, जो आपको रिवीजन क्लास में जितना बताया था वो कर लेना। ओके यस सर। सर 24 डाउट है। सर 24 डाउट है। 24 3 points are given into the such that the ratio of distance of any one of them
हाँ तो सीधा सीधा बेटा ये लोकस वाला कंसेप्ट लगा के वो सर्कल की इक्वेशन निकाल दो, उसका सेंटर आ जाएगा। आपको क्या बोला है, एक पॉइंट 1,0 है और एक -1,0। आपने पहले तो एक ऐसा लोकस निकालना है जिसका 1,0 से डिस्टेंस अपॉन -1,0 से डिस्टेंस। तो मैं अगर उस पॉइंट को h, k मान लूं तो उसका 1,0 से डिस्टेंस क्या होगा बेटा, h-1 का होल स्क्वायर k-0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन -1,0 से डिस्टेंस h+1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट। ये रेशियो 1/3 दिया है ना। यस सर। अच्छा सर। स्क्वायरिंग करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, तो सीधा सीधा बेटा उस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी और उस सर्कल का सेंटर पता करना है। आपको बोला क्या गया है कि ये जो आपको लोकस मिलेगा जो कि एक सर्कल होगा, उस सर्कल के ऊपर ये तीनों पॉइंट ए बी सी है जी। तो एबीसी का जो सरकम सर्कल है उसका सेंटर निकालना है जी। तो बेटा यही, जब इसी सर्कल के ऊपर ये तीनों पॉइंट है तो मतलब इस एबीसी ट्रायंगल का सरकम सर्कल यही तो बन गया ना, और क्या है। हाँ यस सर। जब इस सर्कल के ऊपर ही ये तीनों पॉइंट हैं तो यही सर्कल ही तो क्या हो गया, इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल हो गया। तो उसका सेंटर निकालना है, तो सीधा सीधा सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी आपको, तो वही सेंटर निकाल देना उसका। ओके ओके सर। 30 तक, 35 सॉरी 33 तक ही, 33 तक। सर 32 का मेरा सी ऑप्शन आ रहा था। सर मेरा भी सी ऑप्शन आ रहा। Number of points having both coordinates as integers that lie in the interior of the triangle is in the interior। सर मेरा तो ए आता है इसका आंसर। इंटीरियर बोला है ना बेटा, ऑन दी लाइन नहीं वाले कंसीडर नहीं करने हैं क्या, वो गलती से वो वाले कंसीडर करके क्या, यस सर मैंने कर यस दिया। मैंने भी वही करी। इंटीरियर बोला है तो वो 820 आ जाएगा। पहले वाले में क्या होंगे 1 से लेके 40 वाले, 40 फिर 39 फिर ऐसे चलता रहेगा, 1 से लेके 40 तक का सम आ जाएगा आपका। सर आंसर बी ऑप्शन दे रखा है। बी है। एक सेकेंड फिर मुझे चेक कर लेने दो, मैं गलती कर रहा हूँ। मेरा भी 820 आंसर आ रहा था। एक सेकेंड, ये 0,0 है, ये 41,0 है। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या होगा 1,1, मतलब y अगर मैं 1 लेता हूँ तो फिर ये 2,1, तो y 1 वाले पॉइंट देख रहे हैं पहले, फिर 3,1 और सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा 39, 40,1 वाला पॉइंट तो लाइन के ऊपर ही लाई कर जाएगा, तो मतलब ये 39 पॉइंट्स है। फिर आगे में आएंगे 1,2 से लेके 39,2 तो आपका लाइन के ऊपर लाई करेगा, 38,2 आपका सेकंड पॉइंट होगा। तो इस लाइन के आपके 39 पॉइंट्स, सेकंड लाइन के 38 पॉइंट्स, फिर थर्ड लाइन के 37, ऐसे करके। यस सर आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा इससे। अब इसको बी ऑप्शन, यस बी आ रहा है। मैंने 40 तक कर दिया था इसको। 14 नहीं करना, 39 तक करना। यस सर। चलिए हाँ जी, ये कंप्लीट है स्ट्रेट लाइन वाला सेगमेंट। यस सर। सर्कल्स पे चलते हैं। सर्कल्स वाले सेगमेंट में बताइए क्या डाउट है। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, 10th तक कोई डाउट? फिफ्टीन तक। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार दोबारा से अच्छे से देख लीजिएगा, वो कंसेप्ट हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 15 तक कोई डाउट नहीं है ना?
20 तक, सर 14th आउट है। 14th row, pair of lines lie along the diameter of the circle, मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, रीजन होगा ना, होमोजीनियस है, यस वही क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। यस यस सर। तो आपको बोला गया है कि ये दो लाइंस इस तरीके से हैं, जो कि दो डायमीटर बन के आ रहे हैं, और ये दो लाइंस इस तरीके से हैं कि ये पूरे सर्कल को 4 पार्ट्स में बांट देगा। तो उसमें एक पार्ट, देखो इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होंगे। तो आपको बोला गया है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का 3 टाइम्स हो। तो बेटा ये वाला एंगल की, मतलब ये वाला पार्ट जो सेकंड वाला पार्ट है वो फर्स्ट वाले का 3 टाइम्स होना चाहिए ना। यस तो अगर वो 3 टाइम्स है, सीधा सीधा एंगल ही तो 3 टाइम्स होना पड़ेगा ना। यस सर, हो जाएगा सर। तो ये 45 डिग्री एंगल होना पड़ेगा जी, तो ऑटोमेटिकली ये 135 डिग्री हो जाएगा। यस सर। तो इन शॉर्ट ये जो दोनों लाइंस आपको मिल रही हैं, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो tan थीटा, पेयर ऑफ लाइंस में tan थीटा वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो यूज कर लो। तो थीटा यहाँ पे 45 यूज कर लो, और एच ए बी की वैल्यू आप यहाँ से उठा लेना। 20 तक कोई डाउट पेंडिंग? 25 तक? सर 20 में मेरे ना नो वैल्यू आ रहा था, तो मुझको पूछना था बाकियों का भी ऐसे आ रहा है। बाकी लोगों का क्या कहना है बेटा 20 क्वेश्चन के बारे में? किया है या नहीं किया है? हाँ जी, किया है या नहीं किया है? सर जो गिवन है वो मैच कर रहा था। जो गिवन है मैच कर रहा है, ओके। देखो कंसेप्ट तो सीधा सीधा फैमिली ऑफ सर्कल लगा दो कि P और Q से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। फैमिली ऑफ सर्कल S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इक्वल्स टू 0। यस सर। इसको मैं लिख नहीं रहा अच्छे से, पूरा आप लिख लेना। प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड सर्कल, और इस सर्कल को, ये वो सारे सर्कल है जो कि P और Q से पास करेंगे। अब इसमें से आपको वो वाला सर्कल फाइंड आउट करना है जो कि 1,1 से भी पास करे। तो 1,1 आप इसमें सेटिस्फाई कराइए, तो वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। ओके, यस सर। सॉरी लैम्डा की वैल्यू नहीं, ये P के टर्म्स में है ना। तो लैम्डा और P में एक रिलेशन आ जाएगा, तो P में वो रहेगा एक क्वाड्रेटिक, P में रहेगा वो एक क्वाड्रेटिक। सर उससे आ रहा था सर कि P-1 नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या करो, वो Yes. P में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दो फॉर P रियल। ओके, तो अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो P की दो वैल्यूज, लेस देन 0 आ रहा है तो P की कोई भी वैल्यू नहीं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो P की एक वैल्यू। ओके, ऐसा चलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 तक कोई डाउट? 30 तक? हाँ जी 29 ही है, तो 29 तक कोई डाउट पेंडिंग? कंप्लीट है ये? यस यस ये यस सर। अभी पैकेज किया होगा, रिवीजन पैकेज, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। यस ये सर पहले टेस्ट ना डिस्कस कर लें वो वाला। सर वो स्ट्रेट लाइंस वाला टेस्ट। आप वो अलग से आके डाउट पूछ लेना। ठीक है? ओके सर। ओके सर।
पहले ये रिवीजन पैकेज कर लेते हैं, जितना किया है, टाइम बचेगा तो कर लेंगे। रिवीजन पैकेज किया है ना शुभम? हाँ जी, रिवीजन पैकेज एक्सरसाइज 1 स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या? सर फोर्थ में कोई छोटा मेथड है इसके लिए? Midpoints of the sides in the orthocenter of the triangle is. Okay, मिड पॉइंट से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। मुझे लगता है कि इसमें ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल वाला सिनेरियो बन रहा होगा, या आइसोस्सेलेस या इक्विलेटरल कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, क्योंकि पॉइंट्स इस टाइप से दिए हुए हैं। तो आप क्या करो ना, आप ट्रायंगल के तीनों तीनों कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल लो, तो इजीली निकल जाएंगे ना। यस सर। इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, इसको x3 y3 मानो। तो पहला पॉइंट 5,0 है, तो मान लो ये 5,0 है जी मिड पॉइंट। ये आपका 5,12 है, और ये आपका 0,12 है जी। ये आपस में राइट एंगल। ये तो राइट एंगल है ही, है ना, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 5,12 पे 90 डिग्री बनेगा ना। यस। तो पहले ये तीनों पॉइंट निकाल लो, और मुझे लगता है कि एबीसी के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके के आ जाएंगे जो कि एबीसी को कुछ स्टैंडर्ड एंगल टाइप का बना देगा। राइट एंगल ही बना रहे थे सर। क्या बी एंगल 90 डिग्री बनेगा? एक सेकेंड, ये इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल मिड पॉइंट थ्योरम सर वही बना था, बी एंगल ही बना था 90 डिग्री। बी एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्या? यस सर, मेरा तो वही। बी एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। बी एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, पॉइंट्स निकालोगे तो पता चल जाएगा। ज्योमेट्री मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ज्योमेट्री कैसे लगाऊं। ये इसके पैरेलल, ये वाला एंगल, हाँ सही है, सही है। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, और क्या ये लाइन बीसी के पैरेलल होगी? इसको मैं डी पॉइंट, इसको ई, इसको एफ मान लेता हूँ। तो डी पैरेलल होगा बीसी के? यस पॉइंट थ्योरम। यस तो अगर ये पैरेलल है और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री बन गया ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। यस सर। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन के ये 90 डिग्री आ गया, तो क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा? क्योंकि यस सर। EF will be parallel to AB। तो corresponding angles बन गए। एंगल B will be the 90 डिग्री। ओके, तो सीधा सीधा जो B पॉइंट आपको मिलेगा वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। ओके, यस सर। नहीं तो देखो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री लगाई, थोड़ा सोचना पड़ा। तो आप क्या करो, ABC के पॉइंट निकाल लो, और पॉइंट निकालते ही आपको दिख जाएगा कि B पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट? 15 तक? सर 12। सर 14th। 12, 14. Coordinates of the equation inscribed in the triangle ABC. Two of its vertices P and Q are on the side AB.
कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 था ये तो। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, a, 0 b, a is 0, 0, b is 3, 0 एंड c is 2, 1। आपको बोला गया है कि एक इस ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बनाना है जिसके दो वर्टेक्स ए बी साइड के ऊपर है और बाकी एक एक वर्टेक्स ए सी और बी सी के ऊपर। इस तरीके से ये आपका ट्रायंगल बनेगा। तो क्या सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन लिख लोगे? यस सर। क्या आप इसकी इक्वेशन लिख लोगे? यस। ये x + y = 3 आ जाएगी। ओके, तो बेटा अब ये जो PQRS है, आप इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा, 0 मान लो और ये लेंथ आप t मान लो, स्क्वायर है ये लेंथ, स्क्वायर लेंथ t मान लो। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अल्फा + t, 0 हो गए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? S के अल्फा, t। एस के मिड पॉइंट। S मिड पॉइंट होना कोई जरूरी नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट नहीं बन जाएगा उल्टा, क्योंकि वो पैरेलल लाइन है। पैरेलल किसके? एसआर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। मिड पॉइंट होना कोई जरूरी थोड़ी होता है। अच्छा सर, ठीक है। पैरेलल अगर मिड पॉइंट है तो पैरेलल होना जरूरी है, अगर पैरेलल है तो मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है। ओके, वाइस वर्सा तो नहीं है। ओके सर। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा, t और r के कोऑर्डिनेट्स अल्फा, अल्फा t। तो अल्फा, t आपका इस लाइन के ऊपर सेटिस्फाई करा दो तो अल्फा t में एक रिलेशन, और ये r के कोऑर्डिनेट्स आप इस इक्वेशन सेटिस्फाई करा दो अल्फा और t में दूसरा रिलेशन, तो वहां से t आ जाएगा, अल्फा और t दोनों आ जाएंगे पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 14। सर इसका आंसर 2 आ रहा था। सर Number मेरा of 1 ही है। continuous straight lines passing through this and forming a triangle with the coordinate axis whose area is this. चार आ जाएगा चारों क्वाड्रेंट्स में, क्या नहीं आएगा? यहाँ पे 2, 3 है, तो एक लाइन ऐसी बन सकती है। नहीं, 4 क्यों? सर थर्ड क्वाड्रेंट वाला नहीं समझ आ रहा था। अच्छा, थर्ड में तो आएगा नहीं। 2 आ रहा था। मेरा भी 2 आ रहा था सर। ओके, चलिए एक काम करते हैं, इसको a, 0, इसको b, 0, b मान लेते हैं। ठीक है, सही है। यस। तो लाइन की क्वेश्चन क्या होगी? x/a + y/b = 1 और इसमें 2, 3 सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है, ए और बी में ये रिलेशन होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या है? हाफ AB मॉड ए, मॉड AB। मॉड नहीं लगना। सर मेरी गलती पता चली। अब एरिया को 12 के बराबर करेंगे तो ए बी जो है आपका वो +-24 के बराबर है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे हो, इसमें दोनों आपका पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो। आपका एक ट्रायंगल आपका सेकंड में बनेगा क्योंकि इस 2, 3 से पास करेगा और तब भी ये एरिया 12 भी आ जाएगा। एक आपका फोर्थ में बनेगा, फर्स्ट में 2 बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 बनेंगे, एक सेकंड में, एक फोर्थ में, थर्ड में कुछ भी नहीं बनेंगे।
थर्ड में कुछ भी नहीं बनेगा। और वो आपको यहां से सीधा सीधा पता लग जाएगा, जब आप ए बी को +24 के बराबर करेंगे तो आपके ए और बी दोनों पॉजिटिव आएंगे। दो वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी के पेयर की, जिसमें वो दोनों पॉजिटिव होंगे। और जब आप -24 के बराबर करेंगे तो उसमें एक टाइम पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो अगर ए नेगेटिव है तो मतलब एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव वाला केस लेके चलेंगे तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट बन के आएगा, जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ओके, सर ए बी इज इक्वल टू -24 से ए की वैल्यू सिर्फ -4 आई थी। एक सेकेंड। ए बी इक्वल्स टू -24 और +24 से आ रहा है क्या? उससे +24 भी से सर फिर एक वैल्यू आ रही है। +24 से दो एक वैल्यूज आ रही है ना? मतलब ए 4 आ रहा है, बी 6 आ रहा है उससे। ए 4 आया, बी 6 आया। तो बेटा इसका उल्टा भी तो ले सकते हो ना, आपका तो क्वाड्रेटिक बन के आया होगा ना, तो अगर आप ए को 6 लेंगे तो बी 4 आ रहा होगा। तो आप, मैं चलो कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। अगर आप ए बी इक्वल्स टू 24 वाला केस ले लो, +24, तो यहाँ से आप क्या करो, बी की वैल्यू 24/a यहाँ पे पुट कर दो, तो 2/a प्लस 3/24/a इक्वल्स टू 1। ये आ गया आपका 1/8। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 16 + a² / 8a, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ये यहाँ से a² - 8a + 16 है। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए। यस सर। तो A4 आ गया आपका परफेक्ट। ए की दो अलग अलग नहीं, सिर्फ ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो B6 आ गया। तो ए बी इक्वल्स टू 24 वाला जो केस है उससे भी एक ही आंसर आया। फिर आप ए बी इक्वल्स टू -24 वाला केस लेंगे, जिसमें आपको फिर से बी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, तो 2/a 3/-24 × 8 इक्वल्स टू, ये अगेन एलसीएम लेंगे तो क्या बना, 2/a - a/8 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, 16 - a² इक्वल्स टू 8a। इससे a² आपका +8a - 16 के बराबर आया। तो a की क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, दो वैल्यू ऐसा जाएंगे ना। -8 64 64 मतलब 128/2। यस सर, ठीक है, Yes. मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो a की जब आप प्लस वाली वैल्यू लेंगे उससे कॉरस्पॉन्डिंग b मिल जाएगा, माइनस वाली वैल्यू लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, टोटल 3 आ गए, है ना, टोटल 3 आ गए। यहाँ पे a में क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, तो मुझे लग रहा था कि क्वाड्रेटिक है तो दो आंसर आ जाएंगे, तो a की दो वैल्यूज उसकी कॉरस्पॉन्डिंग दो b की वैल्यूज, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इस वजह से a का सिर्फ एक ही वैल्यू आया है, तो अकॉर्डिंगली b का एक वैल्यू। तो एक पेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक जब आप ए यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो फोर्थ, और बी अकॉर्डिंगली नेगेटिव एंड अकॉर्डिंगली वन। टोटल 3 आंसर। हाँ, इसमें कोई और कोई डाउट 20 तक, 25 तक, 30 तक किया या नहीं किया है? सर मैंने सर 30 तक किया है। 29 की कैलकुलेशन थी थोड़ी। Three vertices of triangle, the equation of the angle bisector of the angle। सीधा सीधा एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा के आप करिए। ए बी की इक्वेशन आपको निकल जाएगी, एसी की इक्वेशन निकल जाएगी, तो
वैसे तो निकाल देंगे। यस सर। सर ये इन सेंटर और एक्स सेंटर के लिए फॉर्मूला याद करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, वो तो याद होने चाहिए, वो तो कोई टफ नहीं है। तो इसमें जो बाकी डाउट बेटा बच गए हैं वो आप अलग से आके डाउट स्लॉट में पूछ लें। ओके, अभी तो इसको तो पूरा कंप्लीट नहीं ओके करना है। तो जिसके भी जो भी डाउट्स हैं आप अपना अलग से आके डाउट स्लॉट में पूछ लें, ठीक है। अच्छा, अब कल के लिए एक बात है, कल आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा, जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में टेस्ट किया था। कल वैसे तो कोई क्लास नहीं है, क्लास के दौरान नहीं होगा। कल आपका टेस्ट रहेगा सर्कल्स के ऊपर, और टेस्ट हम लोग रखेंगे 9 to 10। ठीक। ओके सर। और उस टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म्स पे ही होगा जैसे पहले दिया है। मैं योजित को अ, जो लिंक है वो सेंड कर दूंगा, योजित आप लोगों के ग्रुप में डाल दें। योजित डाल दोगे? योजित, जिस टाइम पे मैं योजित आपको लिंक सेंड करूंगा आपके ग्रुप उसी में ऐड टाइम कर पे दूंगी। आपने ग्रुप में डाल देना है। अब उसमें कोई ऐसा डिले नहीं होना चाहिए। तो मैं जो आपका टेस्ट लिंक भेजूंगा वो 8:55 पे भेज दूंगा, और उसी टाइम आप अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना, और एग्जैक्टली 10 o'clock पे मैं आपका जो रिस्पांस है वो क्लोज कर दूंगा। ओके। सर लिंक ना 2-3 बच्चों को भेज देना, अगर मान लो वो योजित उठ नहीं पाया टाइम पे। ठीक है, मैं सर 2-3 लोगों को भेज आपको ग्रुप में ऐड कर दूं सर? अंकित सर भी उसमें एडेड है, उसमें भेज देते हैं नोट्स वगैरह। आप मेरे को ऐड कर लो। ओके सर। ठीक है, मैं ही डायरेक्टली ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा 8:55 पे, और पूरे एग्जैक्टली 10 पे। अब कल हमारी कोई क्लास नहीं है तो मैं आपको ये भी नहीं बता पाऊंगा कि मैं कब बंद कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पहले से बोल के चल रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली 10 o'clock पे मैं बंद कर दूंगा। पैटर्न वही है, 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल टाइप के, और सारे के सारे 4 मार्क्स के। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि तुक्के नहीं मारने, क्योंकि मैं बाद में आपसे वो क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ कि भी वो कैसे किए हैं। ठीक है ना। तो इट्स बेटर, अगर उसमें है ना नेगेटिव मार्किंग बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अगर नेगेटिव मार्किंग बनाना पॉसिबल होता तो नेगेटिव मार्किंग होता, और आप खुद भी जानते हो कि एक्चुअल पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो इसलिए तुक्के मारने का कोई फायदा नहीं है, बेटर है जो आप अपनी मेहनत से जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही टिक करिए। ओके। सर इसकी आंसर की होगा आपके पास? किसकी आंसर थी? मतलब जो पिछले वाला टेस्ट हुआ था उसकी आंसर की। तो वो तो आपको साथ में मिली होगी जब मैंने आपका आंसर स्कोर्स रिलीज किया है। सर नीचे आंसर लिखा हुआ है करेक्ट। नीचे हर एक क्वेश्चन के अंदर नीचे करेक्ट आंसर लिखा होता है। देख रहे थे सर एक बार और मैं। ठीक है, जो कोई मुझे लगता है टेस्ट रिलेटेड कोई इशू आ नहीं रहा होगा, वो आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा होगा, कईयों ने मेल नहीं देखा होगा, कईयों के स्पैम में पड़ा हुआ होगा, और या फिर आप लोगों ने रिजल्ट अच्छे से नहीं देखा है। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चे को पहुंच रहा है दूसरे बच्चे को नहीं पहुंच रहा है। इसमें मैंने तो सबको क्या है, सबको एक ही बारे में सबको भेज दिया है ना। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि भी एक बच्चे को जा रहा है दूसरे को नहीं जा रहा है, सबका कॉमन चीज़ है। हाँ, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अलग से आप है ना मेरे से फ़ोन पे बात करके पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट होना चाहिए। ओके। और पेपर जैसा कि एक दो बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आया था, आप जैसे एक बच्चे को कह रहे थे कि भी सिर्फ ऑड नंबर वाले क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी इवन वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। वैसा कोई टेक्निकल फॉल्ट मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। आप बेस्ट ये कर सकते हो, अपना ब्राउजर चेंज कर लें, या फायरफॉक्स यूज़ कर लें, या क्रोम यूज़ कर लें, जिसमें ठीक लग रहा है। ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बच्चे को सारे पेपर ढंग से दिखाई दे रहा है तो बाकी किसी को ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सही से ना हो, या तो नेट की वजह से वो अच्छे से लोड नहीं हुआ है तो इसलिए रिफ्रेश करके देख लो। वही एक वही एक तरीके हो सकते हैं, और कोई तरीका होगा नहीं उसको ठीक करने का। ओके।
तो इस टेस्ट के थ्रू ही जो हम लोग सर्कल्स के अलग से कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी पेपर के थ्रू। वैसा ही मैंने स्ट्रेट लाइन में भी किया है ना, वो जो 25 क्वेश्चन है, वो 25 क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही है। ओके, और साथ में एक टाइम बाउंड में वो प्रैक्टिस हो गई है। ओके, तो इसको भी आप एक प्रैक्टिस की तरह ही लीजिए कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं, नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं और एक टाइम बाउंड में आपको मिल रहे हैं। ओके ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।